Okay, so it's a part of statistic. So the question is like that. So read the bar graph and answer the following question. So the bar graph which is given to you, so this is the bill in rupees and month, and there is two families. We are observing two families, just one Sharma family and a Bede family. So जो कुछ भी उनका मंथली खर्चा है वो यहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ है, और उसी के डेटा पे आपको क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है. So the what is the lowest bill amount paid by a Bide family? So let's talk about the Bide family, means what this Bide family and this one in Sharma family. So let's see, अगर जनवरी की बात करें तो दोनों भी कितना पे किया है, 400 रुपीज़ दोनों ने भी पे किया है. ठीक है. अब चलो मार्च में, अगर मार्च में ऑब्जर्व करेंगे 100, 200, 300, 400, 500, 600, सो 600 रुपीज़ भिड़े फैमिली ने पे किया है. देन आफ्टरवर्ड्स यहाँ से अगर मान लो तो अराउंड 500 रुपीज़ उन्होंने मार्च में सॉरी मई में पे किया है. नेक्स्ट वन 800 से लेकर सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे किया है, और सबसे कम होगा तो ये यहाँ पे 400, मतलब लोएस्ट जो है उनका बिल 400 रुपीज़ ही आया हुआ है. सो सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द बिल अमाउंट टू बी पेड बाय शर्मा फैमिली इन मंथ ऑफ मे. सो लेट्स सी द शर्मा फैमिली. शर्मा फैमिली का जो बिल है वो किसका में देखना है आपको, मई मंथ का. अगर मान लो टोटल कितना है, सो 0 से लेकर यहाँ तक इन्होंने पे किया है. कौन सी फैमिली ने पे किया है, वो शर्मा फैमिली ने पे किया है. शर्मा फैमिली मई मंथ में कितना पे कर रही है, 1000 रुपये, 1000 उन्होंने पे किया है. और उसी मंथ में अगर शर्मा के बारे में, भेड़े के बारे में बात करें तो भेड़े ने कितना पे किया है, 1000 से लेकर 1500 रुपये तक, मतलब उसने 500 रुपीज़ वहाँ पे किया है. तो अगर हम यहाँ पे शर्मा फैमिली की बात करते तो मई मंथ का उनका जो एक्सपेंस था बिल पे वो कितना है, 1000 रुपीज़ है. क्लियर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन अ परसेंट बार ग्राफ. व्हाट इज द क्वेश्चन, जस्ट वी हैव टू ड्रॉ अ परसेंट बार ग्राफ एंड वी हैव टू एक्सप्लेन ऑल द इंफॉर्मेशन on a percent bar graph. So what is the essential data, just we have to first of all अभी यहाँ पे हमें परसेंटेज निकालना पड़ेगा. परसेंटेज मतलब ए जो बिल्डिंग है उसमें जो नंबर ऑफ रेसिडेंट लेस देन 45 एज. सो टोटल कितने हैं, उसमें से कितने बंदे हैं कि जिसकी उम्र जो है लेस देन 45 है. अब परसेंट बार ग्राफ है, मतलब यहाँ पे आपको फोकस करना पड़ेगा. परसेंट बार ग्राफ है मतलब हमें पहले परसेंटेज निकालना पड़ेगा. मतलब बिल्डिंग ए में कितने परसेंट लोग हैं, बी में कितने परसेंट है, सी में कितने परसेंट है, डी में और ई में, तब जाके आपको वो परसेंट बार ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा और वो आपका करेक्ट आएगा. सो परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो सिंपली फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा. सपोज फॉर ए बिल्डिंग के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो ए का कितने हैं, सो नंबर 24 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेसिडेंट्स लेस देन 40 एज डिवाइडेड बाय टोटल, मतलब इसको डिवाइड बाय 80 करना, मतलब 24 डिवाइडेड बाय 80. अभी परसेंट निकाल रहे हैं, सो मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है. सो सिंप्लीफाई कर दो, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 240 डिवाइडेड बाय 8. ठीक है. 8 1 जा 8, 8 3 जा 24. सो आंसर आपका आ गया 30. सो पहले का जो परसेंटेज है वो परसेंट कितना आएगा आपका, 30 आएगा. सो
राइट ओवर हियर आपका जो आंसर जो आ रहा है वो कितना आएगा, परसेंटेज जो है पहले का 30% आएगा। क्लियर। चलो अब उसी तरीके से बाकी का भी परसेंट निकालना पड़ेगा। नाउ लेट्स मूव टू द बी केस। अगर बी के बारे में बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, परसेंट ऑफ बी कितने, टोटल कितने हैं 32 है, डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 100। 51 जा 50, 52 जा 100, सो 32 मल्टीप्लाइड बाय 2, सो 32 टू जा आंसर आता है आपका 64। क्लियर। तो यहाँ पे लिखो 64। अब सेम प्रोसेस हर एक के लिए रिपीट करनी है। क्या करना है, यही सेम प्रोसेस बी के लिए हो गया, सी के लिए, डी के लिए, ई के लिए। ओके, ये जो पूरा है वो आपको क्या करना है, बनाना है। तो मेरे पास डेटा अवेलेबल है तो मैं लिख लेता हूँ। अगर मान लो सी बिल्डिंग के बारे में बात करें तो वहाँ पे 72% लोग हैं। अगर मैं डी के बारे में बात करता हूँ तो वहाँ पे 55% है, और आगे जाएंगे तो हम 60% लोग वहाँ पे है जो क्या है 45 लेस देन 45 एज है उनका। ठीक है, अभी उसको जो डेटा मिला है हमें, उस डेटा को हमें क्या करना है, परसेंट बार ग्राफ में कन्वर्ट करना है। इज दैट क्लियर। तो परसेंट बार ग्राफ है, सो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू द लॉजिक आपका पहला तो ये एक्स एक्सिस आ जाएगा, सॉरी वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। सो मेंशन इट ओवर एक्स हियर। अब इसको मेजरमेंट लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो बन रहा है वो आपका क्या बन रहा है, 100 का स्केल बन रहा है। सो जस्ट मेंशन ओवर हियर दिस इज वाई एक्सिस, और यहाँ पे है 100 90 80 70, ऐसे आपको कंटिन्यू करना है। नाउ रिपीट, ए के लिए बार हो गए, बी का बार होगा, ये सी का ये हो गया, डी का, ए बी सी डी, और ये लास्ट वाला होगा ई का। सॉरी मेरे पास अभी स्केल प्रॉपर नहीं आ रहा है, बट आप स्केल से ट्राई करो। तो लिख लो यहाँ पे बिल्डिंग ए बी सी डी और ई बिल्डिंग। अब हमें परसेंट बार ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, परसेंट पे ही फोकस करना है। ठीक है, अब चलो पहला वाला लिख लेते हैं। सो फर्स्ट सोसाइटी कितने है, 30% है, मतलब ये मान लो ये 10, यहाँ पे लिख लेता हूँ 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। यहाँ पे जाएगा आपका 70, ये है 80, और ये वाला है आपका 90। क्लियर। नाउ सो 30, पहले का परसेंटेज कितना है 30 है, सो 30 के अराउंड इसको ऐसे डिवाइड कर लो, नीचे वाला पोर्शन ऐसे शेड कर लो, ये हो जाएगा आपका परसेंट बार ग्राफ। किसके लिए, ए के लिए। मतलब कितना है, अगर मान लो 100% अगर हम मान लेते हैं तो कितने परसेंट वो वहाँ पे लेस देन 45 एज के बच्चे हैं या फिर पर्सन है, तो 30 है। तो हमने ये डेटा क्या कर दिया, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सेकंड केस में कितना है 64 है, तो यहाँ पे 60 है, इसके आधा अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा 64। तो ये जो पोर्शन है ये हो गया 64। थर्ड केस में 72, ये ऊपर ही गया आएगा यहाँ पे 670 के ऊपर, और 10 पोर्शन, तो इसको अगर हमने ऐसे बना दिया तो ये हो जाएगा 72%। ऐसे ही आपको रिपीट करना है। क्लियर। सो 55 होगा, सो अराउंड हियर 55। द कंडीशन इज दैट द स्टार्ट एंड जो है वो आपका एग्जैक्टली किस पर होना चाहिए, वो 100% पे होना चाहिए।
सो वाई एक्सिस पे आ गया आपके परसेंट, सो मेंशन ओवर हियर वाई एक्सिस पे आएगा परसेंट और एक्स एक्सिस पे आएगा नेम ऑफ बिल्डिंग. सो लाइकवाइज वी हैव टू सॉल्व दिस. तो ऐसे ही कुछ आपका बार ग्राफ आएगा. मैंने अभी स्केल ने यूज किया है तो थोड़ा एक्यूरेट नहीं है, बट आप जब से स्केल से ड्रॉ करोगे तो एक्यूरेट आ जाएगा. ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ. तो सेकंड क्वेश्चन है, सो वेरिएशन का क्वेश्चन है. वेरिएशन 8th स्टैंडर्ड में मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है वेरिएशन. तो क्वेश्चन इज लाइक दैट कि मान लो state a question is like that, state a equation or state a state a situation when whether direct or inverse variation. Means in shortly we have to show the type of variation and explain or give the reason. So the question is like that, a time is required to fill a bucket by pipe A and by pipe B. The pipe B is a broader than a pipe A. Clear? तो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली क्या रिलेशन प्रूव करना है कि मान लो ए है, बी पाइप है. अब ए और बी में क्या रिलेशन है वो आपको प्रिडिक्ट करना है. मतलब मान लो अगर ए से हम ये सेम टाइप ऑफ बकेट है और ये बी के लिए भी हम सेम टाइप ऑफ बकेट यूज कर ले. मान लो इसका कैपेसिटी है 500 लीटर, इसका भी कैपेसिटी है 500 लीटर. अब दोनों से हम फील कर रहे हैं. ऑब्वियसली इसका डायमीटर छोटा है तो पानी जो आएगा वो भी छोटा ही आएगा, कम ही आएगा. बी का जो डायमीटर है वो बड़ा है तो पानी कितना आएगा, ज्यादा आएगा उसमें से ऑब्वियसली. सो ये क्या करेगा, अगर ए से ले फील कर रहे हो तो वो ज्यादा टाइम लेगा और बी को अगर यूज कर रहे हो तो वो कम टाइम लेगा. मतलब कि अमाउंट ऑफ वाटर एंड रिक्वायर्ड टाइम बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. मतलब ये अगर छोटे से फील कर रहे हो तो वो क्या करेगा, इट विल टेक मोर टाइम. अगर ये बड़े से फील करोगे इट विल टेक लेस और वी कॉल्ड एज अ स्मॉल टाइम एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन. तो ये जो रिलेशन बनता है हमारा, सो ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी है. तो रीजन क्या दोगे, इफ यू आर यूजिंग ए because of a small diameter or cross sectional area it will take more time. Okay, so exactly opposite, if you are talking about a B will take less time. So obviously दोनों कैसे जाएंगे, इनवर्सली वेरिएशन जाएंगे. बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि डायरेक्टली, बट ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. क्लियर? नाउ दैट्स सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, लेट्स सी द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन. अगला वाला जो क्वेश्चन है वही उसी पे बेस्ड है. अगर मान लो 100 बैग्स है, ओके, उसको मशीन से हम फील कर रहे हैं तो कितने घंटे लग रहे हैं, ऑब्वियसली 2 hours and 30 minutes लग रहे हैं. अब उस सेम मशीन से अगर आपको 1400 बैग्स को फिल करना है तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है. अगर मान लो अभी पहला तो रिलेशन में प्रिडिक्ट करो. सी, सो नंबर ऑफ बैग्स एंड क्या हुआ है, टाइम टेकन. सो 100 बैग्स के लिए अगर मान लो 2 hours and 30 minutes लग रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर 1400 बैग्स को फिल करना है तो ऑब्वियसली मोर टाइम लगेगा. मतलब क्या है, जितने नंबर ऑफ बैग्स बढ़ेंगे उतना टाइम बढ़ेगा. ठीक है, सो नंबर ऑफ बैग्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन. इज दैट क्लियर? तो इसी के आधार पर हम ये लिख सकते हैं, सपोज number of bags
ओके, नंबर ऑफ बैग्स, सो इसलिए मैं बी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी मान लेता हूँ. सो नंबर ऑफ बैग्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम. अब यहाँ पे आपको ये भी पता होगा, अगर प्रोपोर्शनलिटी है तो हम क्या करते हैं, b अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट k समझ लेते हैं. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अभी हमारे पास दो कंडीशन है. पहला कंडीशन क्या है, ओके, सो नंबर ऑफ बैग्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम. सो अकॉर्डिंग टू दैट b बाई टी इज इक्वल टू k, और वी कॉल्ड एज दिस इज योर इक्वेशन. नाउ फॉर द फर्स्ट केस, अगर मान लो ये फर्स्ट केस है, तो फॉर 100 बैग्स वी टुक 2 hours and 30. अगर तो 2 hours and 30 minutes को अगर कन्वर्ट करने के मिनट में, तो 150 minutes हो जाएगा. सो दैट्स वाई, सो 100 डिवाइडेड बाय 150. एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट सेकंड कंडीशन, तो हमें कितने बैग्स को फिल करना है, 1400 बैग्स को क्या करना है, हमें फिल करना है. सो 1400 बैग्स है, बट वी डोंट नो टाइम, सो वी अज्यूम इट x. सो 100 बैग्स के लिए 150 मिनट लग रहा है, तो 1400 बैग को कितना लगेगा, x लगेगा. सो इसके हिसाब से अगर मान लो इक्वेशन को अब कन्वर्ट कर रहे हैं, x इज इक्वल टू, माइग्रेशन कर दो, x चला जाएगा राइट लेफ्ट में, और 150 और 100 चला जाएगा लेफ्ट में. सो 1400 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 100. नाउ सिंप्लीफाई दिस, 0 0 0 0 will cancel with each other. So 14 into 150. So answer is 14 into 150 divided by 1. Now simplify this. After the simplification, we get a value of x is equal to 2100 minutes. So 2100 minutes. अगर उसको हमने मिनट्स है, तो आंसर अपना, वी वांट द आंसर इन आवर्स, तो उसको खाली 60 से डिवाइड कर दो. मिनट्स को अगर डिवाइड कर देंगे 60 से, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आवर्स में. सो उसका जो आंसर है वो मिल जाएगा आपको 35 आवर्स. तो वो पूरे बैग्स है वो फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 34 आवर्स. सेकेंड वन जो है इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है. सी, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट if 5000 are invested for 3 years at the rate of 12.5 per year annually. क्या होगा उसका, 12.5% रेट है. यूज 1.125 इज इक्वल टू 142. अब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो मल्टीप्लीकेशन वगैरह करना है, वो भी आपका यहाँ पे रिड्यूस करके दिया हुआ है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द फॉर्मूला. ओके, राइट डाउन द फॉर्मूला. जो कुछ भी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, ओके, क्या फॉर्मूला होगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल. सो राइट डाउन फॉर्मूला. सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 माइनस, सॉरी 1 प्लस rate upon 100 raised to n. Now let's simplify this. Here amount आपको डिटरमाइन करना है. सो E is equal to question mark. So principal, how much the interest invested, 5000. Okay, next one, उन्होंने 5000 इन्वेस्ट कर दिया है, कितने परसेंट से, 12.5% से, डिवाइडेड बाय 100 है. अभी कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया है, 3 साल के, 3 इयर्स के लिए. अब यहाँ पे देख लो, सिंप्लीफाई कर रहे हो. सो योर आंसर इज 5000 इनटू ब्रैकेट 100 1 100, 100 प्लस 12.5 मतलब हो जाएगा 112.5 अपॉन 100 रेस्ट टू 3. सी,
अगर यहाँ पे देख लिया आपने 1.125 डिवाइडेड रेस्ट टू 3, ये जो वैल्यू दी है आपको, ये वैल्यू क्या है 1.125 रेस्ट टू 3 इज इक्वल टू 1.42. अब यहाँ पे देख लो, इफ यू सॉल्व दिस होल ब्रैकेट, okay, if you solve this whole bracket means what, if you solve it like that 112.5 divided by 100, तो ये कितना हो जाएगा 1.125 हो जाएगा। फिर से इसका आपको क्या लेना है, क्यूब लेना है, तो इसकी ऑलरेडी वैल्यू यहाँ पे दी है, सो ये पूरा कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मान लो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट कर लेते हो आप, सो 5000, सो राइट डाउन 5000 मल्टीप्लाइड बाय, उसका वैल्यू कितना है 1.42, 1.42। सो उसको अगर सॉल्व करते हो, सो योर आंसर इज 7100। सो जो अमाउंट है वो अमाउंट कितना आ जाएगा 7100 रुपये, मतलब 7100 रुपीज। ओके, यहाँ तक तो मिल गया आपको, अमाउंट मिल गया। अब करना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। सो इंटरेस्ट, ओके, इंटरेस्ट क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब यहाँ पे अमाउंट कितना है 7100 माइनस प्रिंसिपल कितना है 5000। अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो योर आंसर इज 2100 रुपीज। ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर? इसी तरीके से आपको क्या करना था, कंपाउंड इंटरेस्ट का निकालना था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, सिंपल सा है, बट आपको करना क्या है, यहाँ पे खाली इसको डिवाइड करना है। सो माइनस ऑफ 56m⁴ डिवाइडेड बाय -8m²। सिंपल बेसिक रूल्स के हिसाब से आपको लिख लेना था, जस्ट यू हैव टू राइट इट लाइक दिस। मान लो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, सो माइनस ऑफ 56m⁴ एंड माइनस ऑफ 8m। मैंने ऑलरेडी बहुत बार बच्चों को बोला था कि जैसे किस मेथड से सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे दिस नंबर, ये आपका क्या है, टारगेट है, अज्यूम कर लो। तो टारगेट को मैंने यहाँ पे लिख लिया माइनस ऑफ 56m⁴। ठीक है, अब अपने पास है क्या, अपने पास है -8m। अब 56m⁴ लाना है आपको, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर नंबर से पहले देख लो, तो मैंने इसको 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 7 8 कितना हो जाएगा 56। ऑलरेडी माइनस यहाँ पे है, तो मुझे यहाँ पे कोई माइनस पे फोकस नहीं करना चाहिए, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई एक माइनस है तो आंसर माइनस हो जाएगा। चलो, अब यहाँ पे m दिया हुआ है, हमें कन्वर्ट किस में करना है, m⁴ में। तो मुझे m³ से इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब जो आंसर मिल गया मेरा वो 7m³, वो मुझे अब कहाँ पे लिखना पड़ेगा। मतलब अगर मान लो मैंने 8 माइनस 8m को अगर मैं 7m³ से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरा आंसर क्या मिल रहा है 56m⁴। सो 56m⁴ तो यहाँ पे है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज दैट 8m ऑलरेडी यहाँ पे है, तो जो कुछ भी मिला हुआ है न्यू नंबर, तो वो जाएगा ऊपर। सो 7m³ हो जाएगा। नाउ 7m³ मल्टीप्लाइड बाय 8m, कैलकुलेट करके देख लो कितना आ रहा है आंसर, माइनस ऑफ 56m⁴। नाउ सिंप्लीफाई दिस, 56m⁴ माइनस, सो हियर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 56 माइनस 56, आंसर आ जाएगा 0।
सो इसका टोटल आंसर मिल गया आपको 7m³। दिस इज द करेक्ट आंसर। Okay. Now the same way, by using same method, we have to divide this number. So the question is like that: 28 x raised to 4 minus 12 x cube plus 16 x square plus 9x। इसको हम डिवाइड कैसे कर रहे हैं? 4x स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर? अब चलो यहाँ पे देख लो क्या है, टारगेट क्या है अपना। पहले तो यहाँ पे देख लो टारगेट है अपना 48। क्या टारगेट है? 48 एक्स रेस टू 4 टारगेट है। अपने पास है क्या? लेट्स राइट डाउन हियर 28 एक्स रेस टू 4 अपना टारगेट है। हमारे पास है क्या? 4x स्क्वायर है। अब इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अगर मान लो मैंने 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 7 4 जा 28 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर है मेरे पास, एक्स रेस टू 4 में कन्वर्ट करना है तो मुझे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब मेरा आंसर क्या मिल गया? 7x स्क्वायर। सो राइट डाउन 7x स्क्वायर होगा यहाँ पे। चलो नेक्स्ट, अब इसको सब्सट्रैक्ट करके देख लो। -28 एक्स रेस टू 4, आंसर 28 माइनस 28 एक्स रेस टू 4 हो जाएगा 0। सो -12 एक्स क्यूब नीचे चला जाएगा। अब फिर से वही प्रोसेस है। टारगेट क्या है अभी अपना? -12 एक्स क्यूब टारगेट है। हमारे पास है क्या? 4x स्क्वायर है। अब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अगर मान लो 4 3 करोगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे -12 की जरूरत है तो हमें -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? एक्स स्क्वायर है और एक्स क्यूब की जरूरत है। तो एक एक्स से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा एक्स क्यूब। सो आंसर कितना मिल गया आपको? 3x, बट -3x है। क्लियर? चलो नाउ अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हो सो 3 4 12 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये माइनस साइन एज इट इज। अब इन दोनों का सब्सट्रैक्शन लेना है। सो माइनस ऑफ अगेन माइनस ऑफ माइनस इट माइनस ऑफ माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस। तो +12 क्यूब एक्स क्यूब माइनस 12 एक्स क्यूब हो जाएगा 0। नाउ 16 एक्स स्क्वायर चला जाएगा नीचे एज इट इज। नाउ वंस अगेन अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर दूं तो यहाँ पे 4x स्क्वायर है, यहाँ पे 16x स्क्वायर है। खाली अगर हमने इसको +4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 4 16 एक्स स्क्वायर यहाँ पे ही है तो एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। टेक अ सब्सट्रैक्शन तो 16x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर हो जाएगा 0। अब बचा है क्या यहाँ पे? 9x। सो राइट डाउन प्लस 9x एज इट इज। सो 7x स्क्वायर। अभी इस केस में आपका आंसर क्या आ जाएगा? योर आंसर इज 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। दिस इज योर आंसर एंड यहाँ पे रिमाइंडर आपका आ जाएगा 9x। क्लियर? सो लाइकवाइज आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करना चाहिए, करना है। तो व्हाट इज द आंसर फॉर इट? 20x रेस टू 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस 9x होल डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा 7x रेस टू 2 माइनस 3x प्लस 4 एंड 9x क्या हो जाएगा आपका? रिमाइंडर बचेगा। क्लियर? सिंपल। दूसरा क्वेश्चन है, solve the following equation। solve the following equation means p minus 8 is equal to 7 है। so solve the equation means what? find the value of p is equal to find out करना है। so therefore p minus 8 is equal to 7। so minus 8 को अगर मान लो हमने माइग्रेट कर दिया तो क्या हो जाएगा? p is equal to 7 माइनस 8 हो जाएगा प्लस 8। सो आंसर
7 + 7 14 हो जाएगा, प्लस 1 15. So P is equal to 15 is the correct answer for this question. Okay, so this is the question. If you're solving this, 9 into y minus 6 is equal to 2/3 y into bracket y plus 90. इसको हमें सॉल्व करना है. Let's see. If you multiply this whole equation, so 9 into y, so we get a 9y plus 9 6 are 54. So 2/3 into y plus 19 as it is. Now migrate this 3 to the left side. So 3 into 9y minus 54 is equal to 2 into y plus 2 into 19. So we got it as 2y plus 38. Now सिंप्लीफाई दिस. जो बाहर का जो 3 है 3 से उसको मल्टीप्लाई करना है. 3 इंटू 9, सो 9 3 ज़ा 27y माइनस 54 इंटू 3 अराउंड 162 इज आंसर. 2y plus 32, sorry 38 as it is. Now as per the property, like term add with, like term add with a like term. Just like terms को add करना है बाकी टर्म्स को. मतलब यहाँ पे वेरिएबल y वेरिएबल ऐड होंगे, नंबर्स के साथ ऐड होंगे. ना द 27 माइनस y मीन्स वी गेट 25. सो 38 प्लस 162 हमें क्या मिल जाएगा, 200 मिल जाएगा. अब आवर टारगेट इज y को फाइंड आउट करना है. सो देयरफॉर 25 को माइग्रेट कर दो यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 25. सो यहाँ पे आपको पता है 25 1 ज़ा 25, 25 8 ज़ा 200. सो लाइकवाइज आपका आंसर बनेगा y इज इक्वल टू 8. सो हियर y इज इक्वल टू 8 इज योर आंसर. See next question. Shyam's age is 2 times the age of his son. Find the Shyam's age if the sum of their age is 78 years. अब यहाँ पे श्याम का एज पता है, आपको दिया हुआ है कि बच्चे के एज के कितना है, 2 टाइम्स है. तो अब यहाँ पे अननोन कौन है, सन इज अननोन हियर. तो हमें क्या करना है, जो सन का जो एज है, ओके लेट्स कंसिडर एज सन्स एज से x. क्या हमने कंसिडर कर लिया, जो बच्चा है उसका जो एज हमें पता नहीं है, अननोन है. हाँ बट उसके पिता का जो श्याम का एज है वो क्या है, उसके डबल है. तो अननोन कौन यहाँ पे है, सन्स एज हमें क्या करनी है, अननोन कंसिडर करनी है. बाद में लेट्स सी श्याम एज वो बच्चे से 2 टाइम है, सो ट्वाइस ऑफ x आ जाएगा. तो थर्ड कंडीशन क्या दी है कि मान लो उन दोनों की एज जो है वो 78 है. सो अकॉर्डिंग टू द सम ऑफ एज इज इक्वल टू 78. मतलब बच्चे का जो एज है प्लस उसके पिताजी का एज है, दोनों को मिला के कितना हो रहा है, 78 हो रहा है. तो लिख लो इक्वेशन में सम ऑफ देयर एज, मतलब बच्चे का एज मान लो x है, उसके पिता का एज 2x है. तो आंसर उसका सम कितना आ रहा है, 78 आ रहा है. क्लियर. अब सॉल्व करो. 2x प्लस x 3x इज इक्वल टू 78. नाउ इक्वेशन क्या मिला आपको, 3x इज इक्वल टू 78. तो x कितना आ जाएगा, 78 अपॉन 3. तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, ओके 3 2 ज़ा 6. यहाँ पे कितना होगा, 6 मतलब 1 रहेगा, 18 हो जाएगा. 6 3 ज़ा 18. सो जो बच्चा है वो उस बेटे का एज क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 26. एंड जो श्याम है, श्याम का एज क्या दिया है, 2x है. सो क्या हो जाएगा, 2
इंटू 26. सो 2 इंटू 26 कितना हो रहा है? ऑब्वियसली 52 ईयर्स. अगर बच्चे का एज 26 है तो पेरेंट, उसके जो पिताजी है, उसका एज कितना आएगा? 52 ईयर्स आएगा. Let's see the next question. Suraj want to buy a bread. The question is like that. Suraj want to buy a bread and a jam together. He purchased a jam bottle of for rupees 150. This was 15 less than the 3 times of a bread packet. Then what was the price of a bread packet? So यहाँ पे देख लो क्या है, उसको क्या क्या खरीदना है? ब्रेड एंड जैम. एंड जैम बोतल का प्राइस जो है वो आपको दिया हुआ है 150. लेट्स अज्यूम इट. जैम बोतल का कितना मिल रहा है उसको? 150 रुपीज प्राइस है. अब दूसरी जो बात दी है आपको क्या है कि जो ब्रेड का पैकेट है, ओके, सो ब्रेड का पैकेट का जो कंडीशन है वो आपको बताएगा. सो लेट्स सी क्या है यहाँ पे. अगर ये लाइन आप पढ़ते हो तो आपका आइडिया आ जाएगा. सो सूरज वेंट टू परचेस जैम बॉटल. सो जैम बॉटल आपका 150 में मिल गया है. सो दिस वाज 15 लेस देन 3 टाइम्स ऑफ अ ब्रेड पैकेट. मतलब उसका जो रिलेशन दिया हुआ है वो किसके साथ दिया हुआ है? ब्रेड पैकेट के साथ. सो ब्रेड पैकेट के साथ दिया हुआ है, मतलब ब्रेड का जैम की बोतल, उसकी प्राइस अगर कर लोगे तो वो ब्रेड के पैकेट से कितना है? 15 लेस है, मतलब -15 और लेस 15 लेस देन 3 टाइम्स ऑफ ब्रेड पैकेट. तो ब्रेड पैकेट का कुछ पता नहीं है प्राइस, तो आप मान लो x है. सो रिलेशन क्या हो जाएगा? जैम का जो बोतल है वो 150 को मिल रहा है, बट वो किसके इक्विवेलेंस है? ब्रेड पैकेट के इक्विवेलेंस है. बट द कंडीशन क्या है? वो 3x - 15 के हिसाब से. अब मान लो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब इसको सिंप्लीफाई कर लो. 150 माइनस 15 यहाँ पे अगर माइग्रेट कर रहे हो तो +15 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3x. सो 150 + 15 आपका आंसर आ जाएगा 165 इज इक्वल टू 3x. नाउ x निकालना है तो x कीप एज इट इज, इसको माइग्रेट कर दो. 165 अपॉन 3 हो जाएगा. सो 165 अपॉन 3 अगर कैलकुलेट करते हो तो आंसर कितना आ रहा है आपका? x इज इक्वल टू 55. मतलब जो ब्रेड है वो ब्रेड पैकेट का कीमत कितना हो गया? 55. सो ब्रेड पैकेट आपको मिल रहा है 55 को. तो उनकी जो कंडीशन है उसके कंडीशन के हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे सो 3x - 15 इज इक्वल टू, हमने कितना कंसिडर किया था? 150. सो 3 इंटू 55 - 15 इज इक्वल टू 150. सो 15 थ्रीजा करोगे मतलब 55 थ्रीजा. सो 5 थ्रीजा 15, कैरी 1, 5 थ्रीजा 15 एंड 1 16. 165 - 15 कैलकुलेट कर दो, आंसर 150 आ रहा है. सो देयरफॉर 150 इज इक्वल टू 150. तो ये कंडीशन LHS इज इक्वल टू RHS. सो आपका आंसर जो है वो सही है. ओके, सो फाइंड द surface area of cuboid. So find the surface area of cuboid. So means मान लो अगर 1 2 3 उसके नीचे 4 5 एंड 6, ओके, टोटल 6 साइड को मिला के जो कुछ भी उसका एरिया बनेगा वो आपको एरिया निकालना है. ठीक है. सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फॉर्मूला. सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस
height into length. Okay, so likewise we have to write the formula. Now put a value. So 2 into bracket. So what is the formula? Sorry, values 2 into bracket length into breadth. So length कितना है 14, breadth 3 है. So write down 14 into 3 plus breadth into height 8 into 3 plus height into length 8 into 14. ठीक है. Now let's solve this. 2 as it is 2 into bracket. Okay, 14 3 जा करोगे तो कितना हो जाएगा 42, 8 3 जा 24 प्लस 14 8 सा करना है आपको 112. Now simplify this 2 into. Okay, so if you add this 42, 24 और 112 ऐड करना है. अब ऐड करने के बाद कितना आंसर कितना आएगा आपका 178. ठीक है. सो 2 into 178 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 356. ये आपका आंसर आ जाएगा. ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. थोड़ा ट्रिकी है बट लेट्स सी. द रेडियस ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर is a 5 centimeter. Let's see. This distance is 5 centimeter. Its height is 12 centimeter. Means from here to here ये जो distance है इसे कहेंगे h. वो कितना है 12 centimeter. How many discs of a diameter 1 centimeter and thickness 0.3 can be made by the cylinder. अब मान लो ये जो सिलेंडर है इसको कट करके हमें क्या करना है इसमें कन्वर्ट करना है. इसकी कंडीशन क्या है. इसका जो रेडियस है सो डायमीटर कितना है 1 है. सो ऑब्वियसली इसका जो रेडियस आएगा सो फॉर दिस केस r इज इक्वल टू 5 और इसके लिए कितना आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर उसका रेडियस आएगा. और डायमीटर 1 सेंटीमीटर है और थिकनेस 0.3. थिकनेस मीन्स हाइट जो है h इज इक्वल टू 0.3 सेंटीमीटर. मतलब इसको ऐसे डिस्क में कन्वर्ट करना है और ऐसे कितनी डिस्क बन सकती है वो आपको फाइंड आउट करके बताना है. सो लेट्स अज्यूम इट. अब इसको एक ही फॉर्मूला आपका नंबर ऑफ डिस्क क्या करना है. नंबर ऑफ डिस्क इज इक्वल टू, अगर इसका वॉल्यूम हम V1 कंसिडर कर लेते हैं इसका वॉल्यूम हम V2 कंसिडर कर लेते हैं. सो V1 अपॉन V2 करना है आपको. क्या करना है V1 अपॉन V2. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला लिख लो. यहाँ पे फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर एच. ठीक है. अब H1 V1 कंसिडर कर रहे हैं तो R1 H1 कंसिडर कर लो. सो 2 पाई R2 H2 कंसिडर कर लो. Now here 2 pi cancel with each other. So we get R1 H1 divided by R2 H2. So R1 H1, if you simplify the formula, so we get 2 pi R1 H1, 2 pi R2 H2. So 2 pi cancel with each other. So R1 H1 divided by R2 H2. So if you calculated the value, so R1 H1, see R is 5 centimeter, H is 12, so 12 5s are 60, so we wrote here 60. Now for the second case R2, so if you're talking about R2, so 0.5 and 0.3, so 5 3s are 15, 2 decimal points means 0.15, and if you divide these terms, so we get a 400 such a type of small disk. So the answer is we will make 400 small disk.